हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार, आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए आज हिंदी व्याकरण की अगली कड़ी में विशेषण के अंतिम भेद तुलनाबोधक विशेषण के बारे में आज थोड़ी सी डिटेल जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हालांकि हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बात कर चुके हैं, जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं और इसके अलावा भी विशेषण से संबंधित जो प्रश्न है उसका हम इस पार्ट में, इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं तुलनाबोधक विशेषण क्या है, किसे कहते हैं। इसे आपने बखूबी पिछले वीडियो में देखा है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करते हैं कि तुलनाबोधक विशेषण जो है दो वस्तुओं या भावों के बीच तुलनात्मक विशेषण का बोध करता है, तुलना का बोध करता है। ठीक है दोस्तों, और इसके क्या भेद है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हम इसकी परिभाषा नहीं बताते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इसकी परिभाषा बता दिया है। आज हम इसके भेद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तुलनाबोधक विशेषण के 3 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, हालांकि संस्कृत में भी तुलनाबोधक विशेषण के 3 भेद हैं और अंग्रेजी में भी तुलनाबोधक विशेषण के 3 भेद हैं। अंग्रेजी में तुलनाबोधक विशेषण के रूप में हम डिग्री को पढ़ते हैं। डिग्री अंग्रेजी में 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री होता है। संस्कृत में भी इसके 3 भेद हैं। ठीक है, यहां हम पहले संस्कृत के उस रूप को जानने का प्रयास करते हैं। विडंबना यह है कि हिंदी व्याकरण में तुलनाबोधक विशेषण के संबंध में बहुत ही कम बात की गई है, तो उसमें से ही छांट कर हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि तुलनाबोधक विशेषण के भेद के बारे में हम कैसे डिस्कस करें। आइए दोस्तों, तुलनाबोधक विशेषण के 3 भेद हैं। कौन कौन सा है वो देखते हैं दोस्तों। पिछले वीडियो में आपने देखा था इसका 3 भेद। मूलावस्था 1, दूसरा क्या था दोस्तों, उत्तरावस्था, और तीसरा भेद था दोस्तों वो था उत्तमावस्था। ये 3 भेद हमने पढ़ा था। हालांकि तुलनाबोधक विशेषण का जो ये 3 भेद है वो संस्कृत का है, लेकिन हम हिंदी में अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा आप देखिए अंग्रेजी में जो इसे आप पढ़ते हैं वो किस तरह पढ़ते हैं, पॉजिटिव। उत्तरावस्था को किस तरह पढ़ते हैं, कंपैरेटिव। और उत्तमावस्था को किस तरह पढ़ते हैं दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं। पहली बात तो ध्यान रखना है कि यह जो भेद है वो किसका है, संस्कृत का। ठीक है दोस्तों, और यह भेद किसका है, अंग्रेजी का। इसको इंग्लिश लिख देते हैं, इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर रखना है। मूलावस्था में क्या है, कोई भी इसके हम दिखाने का प्रयास कर। चलो पहले ये जान लेते हैं। मूलावस्था में क्या है, वह किसी और का भेद नहीं करता है, किसी और के बारे में बताने का प्रयास नहीं करता है, वह सिर्फ एक। पिछले वीडियो में हमने देखा था मूलावस्था में किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष की बात करता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, केवल एक का, केवल एक वस्तु या भाव के गुण या दोष की बात करता है। ठीक है दोस्तों, मूलावस्था में क्या, पॉजिटिव में क्या है, केवल एक वस्तु या भाव के गुण या दोष की बात करता है। उत्तरावस्था में क्या है, 2 वस्तु या
भाव के गुण या दोष की बात करता है और उनमें किसी एक को, उनमें किसी एक के बारे में, इतना ध्यान रखना है कि उत्तरावस्था में क्या करता है, दो वस्तु या भाव के बीच तुलनात्मक विशेषण की बात की जाती है, लेकिन उन दोनों में से किसी एक के बारे में बताया जाता है। ठीक है दोस्तों। और उत्तमावस्था में क्या है कि दो से अधिक, ठीक है, दो से अधिक वस्तुओं या भावों में, सॉरी, वस्तुओं या भावों के गुण दोष या दोष की बात होगी। ठीक है। और उनमें से किसी एक, यहां भी उनमें किसी एक, ठीक है दोस्तों। तीन बातें जाने, फिर से एक बार कर लेते हैं हम लोग। तुलनाबोधक विशेषण के तीन भेद, मूलावस्था, उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था होता है। इसको समझने के लिए आप डिग्री को दिमाग में रख सकते हैं कि जिस तरह अंग्रेजी में पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री होता है, सेम चीजें हिंदी में भी है। और एक बात गौर करनी है कि यहाँ जो हम ये बातें पढ़ रहे हैं वो संस्कृत के रूप के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम बताएंगे कि हिंदी में कैसे इनका प्रयोग होता है। मूलावस्था में क्या होता है कि किसी एक के बारे में बताया जाता है, किसी और से तुलना नहीं की जाती है। ये बातें आप बता सकते हैं कि मूलावस्था के मूल किसी एक के बारे में बताया जाता है और किसी अन्य से उसकी तुलना नहीं की जाती है। ठीक है। उत्तरावस्था में क्या है कि कम से कम दो वस्तु या भाव होगा, उन दोनों में से तुलना की जाएगी और किसी एक के बारे में बताया जाएगा। हम उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। उत्तमावस्था में क्या है कि दो से अधिक वस्तु या भाव के बीच किसी एक वस्तु या भाव के बारे में बताया जाएगा। जब सभी से किसी एक की तुलना की जाएगी तो उसे उत्तमावस्था कहा जाएगा। ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसके नाम में ही उत्तम शब्द लगा है। ठीक है ना। उत्तम कब होता है, वह सभी में से किसी एक को यदि चुनते हैं हम तो वो उत्तम होता है। ठीक है दोस्तों। तो यहां तक आपने जान लिया। अब इधर हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह इन तीनों का भेद किया जाता है। देखिए, आइए हम यहां पे लिखते हैं मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, इधर लिखते हैं उत्तरावस्था और इधर लिखते हैं उत्तमावस्था। ये तीन अवस्था लिखे हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें रूप कैसे चेंज होता है। ठीक है दोस्तों। अब जैसे अच्छा एक शब्द है। ठीक है दोस्तों। अच्छा एक शब्द है, विशेषण है। ठीक है। यह मूल अवस्था में अच्छा है, इसका रूप चेंज होता है। विशेषण के बारे में हम जानते हैं क्या, यह विकारी शब्द है, इसमें रूप परिवर्तन होता है। ठीक है। तो अच्छा है, अच्छा को जब उत्तरावस्था में लाएंगे तो इसका ट्रिक है कि यह जो उत्तर शब्द लिखा है वह विशेषण के अंत में जुड़ता है, उसी तरह उत्तम शब्द है वह भी विशेषण के अंत में जुड़ता है। देखिए, अच्छा को क्या बना देंगे हम, अच्छा तर। ठीक है दोस्तों। और उत्तमावस्था में हम क्या बताएंगे, उसी तरह तम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा
तम। यह हो गया रूप चेंज। मूलावस्था में अच्छा है, उत्तरावस्था में अच्छा तर है, और उत्तमावस्था में अच्छा तम है। ठीक है। अब देखिए तेज, तेज हम समझ रहे हैं, दौड़ने में तेज, भागने में तेज, बोलने में तेज इत्यादि। चलो, तेज मूलावस्था में है। उत्तरावस्था में यदि हम करेंगे तो क्या कर देंगे, तेजतम, और उत्तमावस्था में क्या कर देंगे, तेजतम। ये सब चीजें आपको संस्कृत में पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और अगर और विशेषण आप दिमाग में सोच सकते हैं कि और कौन कौन से विशेषण होंगे, उसका ठीक यही है कि उत्तरावस्था में उत्तर शब्द ले लेते हैं, उत्तमावस्था में उत्तम शब्द ले लेते हैं, और वह शब्दों के अंत में जोड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे इनका रूप चेंज होता है। ठीक है दोस्तों। अब जैसे और शब्द लेते हैं हम, ठीक है। सुंदर, सुंदर एक शब्द है। ठीक है दोस्तों। उत्तरावस्था में ले चलिए इसको, क्या लिखेंगे हम, सुंदरतर, ये तो होगा। और उत्तमावस्था में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सुंदर तम। ठीक है दोस्तों, इस तरह हो गया। अब जैसे महत एक शब्द लेते हैं, उत्तरावस्था में इसको ले चलिए, क्या होगा, महत्तम, सॉरी महत्तर, क्या हो जाएगा, महत्तर। और उत्तमावस्था में क्या होगा, महत्तम। यह हो गया तुलनाबोधक विशेषण का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप ये सवाल करेंगे कि चूंकि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी में इसका कहाँ उपयोग होता है। हमने पहले कहा कि तुलनाबोधक विशेषण का जो यह रूप है वह तो रहेगा ही, नाम रहेगा ही, मूलावस्था, उत्तरावस्था एंड उत्तमावस्था। उसका रूप किस तरह चेंज होता है वो हमने देखा। ये सब चीजें आप संस्कृत में पढ़ते होंगे। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदी में इसका प्रयोग कैसे होता है। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम फिर इसको डिलीट करेंगे। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि तुलनाबोधक विशेषण के जो भेद है उसका हिंदी में कैसे उपयोग होता है। ठीक है। तुलनाबोधक, आप देखिए इसकी अगर आपसे परिभाषा बनाने के लिए कहा जाए, जो हमने लिखा था उसको भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बनाने का प्रयास करते हैं कि इस अवस्था में, मूलावस्था में क्या है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव से तुलना नहीं की जाती है, केवल एक के बारे में बताया जाता है। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इस अवस्था में गुण या दोष की तुलना किसी अन्य से, अन्य के बाद से भी देंगे चलेगा, या तो आप वस्तु या भाव दे सकते हैं इस जगह, वस्तु या भाव से नहीं की जाती। इतना से कर देंगे, ये मूलावस्था की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये व्याख्या जो भी कहिए व्याख्या हो जाएगी। जैसे देखिए आप, जैसे विशेषण की सामान्य अवस्था को आप इसमें कह सकते हैं। जैसे हो गया अच्छा, अभी हम बता रहे थे, अच्छा, तेज, मीठा, ठीक है, इत्यादि। मेरा विश्वास है कि आपको मूलावस्था को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। थोड़ी सी परेशानी होती है इसके अन्य दो टॉपिक में, अन्य दो जो तुलनाबोधक विशेषण के रूप है उसके बारे में जानने में थोड़ी सी परेशानी होती है। अब आइए दूसरा हम जानने का प्रयास करते हैं
कि तुलनाबोधक विशेषण का जो दूसरा रूप है वह क्या है, उत्तरावस्था था। ठीक है दोस्तों, उत्तरावस्था। इसके बारे में हम कह सकते हैं, अभी हमने पिछले वीडियो में अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि उत्तरावस्था में क्या होता है कि कम से कम दो के बीच तुलना की जाती है। इतना दिमाग में रखना है, तुलना कम से कम दो के बीच हो रही है और वो स्थिति होती है उत्तरावस्था की। हम यहां समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदी व्याकरण में या फिर सामान्य स्थिति में जब हिंदी में कोई वाक्य लिखते हैं तो इसका प्रयोग कहां होता है, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको लिखेंगे, सेम इसी तरह बनाने का प्रयास करेंगे। इस अवस्था में गुण या दोष की तुलना दो वस्तुओं या भावों के बीच की जाती है तथा उनमें किसी एक के बारे में बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, उत्तरावस्था में क्या हो रहा है, दो वस्तुओं या भावों के बीच तुलना की जाती है तथा उनमें किसी एक के बारे में बताई जाती है। और अभी हमने उत्तरावस्था में क्या देखा, किसी भी विशेषण के अंत में तर लगा देते हैं। यह स्थिति होती है संस्कृत में। हिंदी में क्या है कि आपको ध्यान रखना है, इसमें से जोड़ा जाता है, तर नहीं जोड़ा जाता है। से या में देखिए कैसे होता है, जैसे राम मोहन से सुंदर है, सुंदर है। ठीक है, दूसरा देखिए, सीता गीता से चंचल है। ये दो वाक्य लिखा हमने दोस्तों, इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि उत्तरावस्था या कहां होती है। पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि दो वस्तुओं या भावों के बीच तुलना की जाती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, राम और मोहन के बीच तुलना की जा रही है, इतना तो ध्यान में रखना है। कम से कम दो हो रहा है यार। उत्तरावस्था में क्या था, तर जोड़ता था, लेकिन यहाँ पे तर नहीं, उसकी जगह से या में का उपयोग होता है। ठीक है, हमने बताया ये चीजें जो हो गया, से सुंदर और से चंचल, यही है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। ठीक है दोस्तों, क्लियर, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आप उदाहरण में इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि यहां इन वाक्यों में राम और मोहन के बीच तुलना की गई है तथा राम को मोहन से सुंदर बताया गया है। तो यहां सुंदर जो है कि वह उत्तरावस्था का रूप है। उसी तरह दूसरे वाक्य में सीता और गीता के बीच तुलना की गई है और यहाँ सीता को गीता से चंचल बताया गया है, अतः यहाँ चंचल उत्तरावस्था का रूप है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उत्तरावस्था को भी समझने में। अब आइए तुलना बोधक विशेषण के तीसरे रूप के बारे में पढ़ते हैं और वो है उत्तमावस्था।
ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें देखिए उत्तमावस्था में क्या है, हम जान रहे हैं कि इसमें 2 से अधिक उसकी कोई सीमा नहीं है, कम से कम 3 होगा, इतना तो रखना है। 2 से अधिक 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और अंतिम की कोई सीमा नहीं है, उतना दूर नहीं जाना है। इसमें बस इतना कहना है कि 2 से अधिक वस्तुओं या भावों के बीच जब तुलना की जाती है और उसमें से किसी एक के बारे में जब बात की जाती है तो उसे उत्तमावस्था कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आइए लिखते हैं, इसी तरह इसको भी लिख देते हैं। इस अवस्था में में 2 से अधिक वस्तुओं या भावों के बीच किसी एक के गुण या दोषों कह सकते हैं, गुण या दोष के बारे में बताया जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे देखिए, जैसे क्या है, कॉलेज में राम सबसे तेज है। दूसरा उदाहरण देखिए, गांव में सीता सबसे सुंदर है। ये 2 वाक्य लिखा हमने। और यहां देखिए उत्तमावस्था में क्या है कि 2 से अधिक कितनी भी हो सकती है, उनमें से जब किसी एक की विशेषता के बारे में बताया जाता है तो वो स्थिति उत्तमावस्था की होती है। यहां हम उदाहरण में देख रहे हैं। पहली बात तो कॉलेज है, कॉलेज में 2 से अधिक ही होगा जिसके बारे में बताया जा रहा है। राम एक लड़का है, कॉलेज में राम के अलावा बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से राम सबसे तेज है। तो यहां सबसे तेज उत्तम अवस्था हुई। दूसरे वाक्य में बताया गया गांव है, गांव में सीता एक लड़की है और गांव में बहुत सारी लड़कियां हैं, उनमें सीता सबसे सुंदर बताया गया है। तो यह सबसे सुंदर क्या है, उत्तम अवस्था की स्थिति है। तो मेरा उम्मीद है दोस्तों कि आपको तुलनाबोधक विशेषण से संबंधित जो भी कंफ्यूजन है वो आज क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम चाहते हैं आप इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद जो विशेषण से संबंधित जो भी है, बचा हुआ जो भी पार्ट बच जाता है उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं प्रविशेषण क्या है। कई बार तो विशेषण समझ में आ गई, प्रविशेषण भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। यह भी कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि कोई भी शब्द जो है किसी की विशेषता बताता है तो वह विशेषण है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है तो उस विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। तो उसी शब्द को जो विशेषण की विशेषता बता रहा है उसको प्रविशेषण कहा जाता है। यह हिंदी का जो है कि परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी परिभाषा में आप बता सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे कह सकते हैं, वह शब्द
वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सीधा दिमाग में रखना है कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहा जाता है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आइए उदाहरण से समझने का हम प्रयास करते हैं कि आखिर कैसी स्थिति होती है प्रविशेषण की। देखिए, जैसे सीता बहुत सुंदर है, यह एक वाक्य। ठीक है। दूसरा, रामू बहुत तेज दौड़ता है, यह दो वाक्य हमने लिखा दोस्तों। तो यहां देखिए बताया क्या गया, सीता सुंदर है, तो यह क्या है, सीता की विशेषता बता रहा है। लेकिन यहां बहुत शब्द जो है वह सुंदर की भी विशेषता बता रहा है। ठीक है दोस्तों, गुण के भी गुण बताए जा रहे हैं तो उसे प्रविशेषण कहा जाएगा। दूसरे वाक्य में सेम है, राम तेज दौड़ता है, तो यह तेज शब्द राम की विशेषता बता रहा है, दौड़ता क्रिया है। ठीक है। लेकिन इस तेज विशेषण की भी विशेषता क्या है, बहुत तेज दौड़ रहा है। तेज भी कई तरह का हो सकता है, बहुत तेज, बहुत धीमा तेज, कुछ भी हो। जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाए तो उसे प्रविशेषण कहा जाता है। तो आप यहां पे समझाने का प्रयास करेंगे या लिख देंगे, इन वाक्यों में विशेषण सुंदर तथा तेज की विशेषता बहुत तथा बहुत है, अतः बहुत प्रविशेषण है। इस तरह आप प्रविशेषण की परिभाषा या व्याख्या में लिखेंगे दोस्तों, तभी आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे। एक बार और, प्रविशेषण क्या है, ये प्रविशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण को उदाहरण समझाइए, प्रविशेषण की व्याख्या कीजिए। इन सारी स्थिति में आप ये बातें लिखेंगे। वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे सीता बहुत सुंदर है, राम बहुत तेज दौड़ता है। यहां आप समझाने का प्रयास करेंगे, इन वाक्यों में विशेषण क्या है, सुंदर और तेज। तो वही लिखा हमने, विशेषण सुंदर तथा तेज की विशेषता, इन दोनों की विशेषता ये बहुत शब्द बता रहा है। बहुत तथा बहुत, दो बहुत आया है, बहुत तथा बहुत बताता है, अतः बहुत प्रविशेषण है। ठीक है दोस्तों। तो प्रविशेषण खत्म हो गया। अब होता है, कई बार हमसे विशेष से पूछ दिया जाता है, विशेष से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी घबराना नहीं है, इससे प्रविशेषण से थोड़ी अलग है।
विशेष्य के बारे में अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसको विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, एक बार विशेषण जिस शब्द के लिए आया है उसको विशेष्य कहा जाता है। इतना सा बता दे रहा है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। बस इतनी सी बात विशेष्य में आप बता दें। तो जैसे देखिए दोस्तों, राम सुंदर है। इस वाक्य में क्या है? सुंदर विशेषण है। ठीक है, राम की विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है। यह सुंदर शब्द किसके बारे में आया है? राम के बारे में। तो यही है विशेष्य। ठीक है, उसी तरह और उदाहरण लीजिए। गीता मंदबुद्धि है। मंद बुद्धि है, इसको दो लिखिए, मंद बुद्धि है। तो मंद बुद्धि क्या है? विशेषण। और गीता क्या है? विशेषण। क्योंकि मंद बुद्धि विशेषण जो है गीता के बारे में आया है, अतः यह गीता विशेष्य है। इस तरह दोस्तों आज हमने विशेषण के बारे में जो भी बचा खुचा टॉपिक था उसको मैंने आज खत्म किया। एक बात और दोस्तों कि आपका बहुत सहयोग मिल रहा है कि 1.5 से 2 महीने में व्यू 1000 से ऊपर जा चुका है, लेकिन सब्सक्राइबर अभी भी बहुत कम है। अतः आपसे निवेदन है दोस्तों कि अपने साथियों में जितना ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी हमें पता चलेगा कि मेरा यह वीडियो आपको कितना कारगर साबित हो रहा है। यह हमारी मुहिम है दोस्तों कि हम जितना से ज़्यादा आपको सफल कर सके, आपके तैयारी में हम सहयोग कर सके, और मैं जितना मेहनत कर रहा हूं इसका ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इनका फायदा पहुंचे। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।